नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट 2022-23 के थर्ड शिफ्ट जिसकी परीक्षा 9 जनवरी 2023 को आयोजित की गई थी उस पेपर के हिंदी पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। दोस्तों, इस पेपर को देखते हुए आपको महसूस होगा कि पिछले वर्षों से पेपर का लेवल कितना आगे बढ़ चुका है। इसलिए अगर आप इस बार परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर 2022-23 के सभी शिफ्टों के परीक्षा के पेपर को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि लेवल अब पहले से धीरे धीरे बढ़ने लगा है। यहाँ पर मैं बता दूं कि लैंग्वेज वाले पेपर में 15 अंक के आपके पैराग्राफ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि उसका उत्तर उसी में छुपा होता है। मेनली हम लोग फोकस करेंगे 15 अंक के पेडागोजी पर, क्योंकि अगर आपने इसको कवर कर लिया तो आप हिंदी या फिर किसी भी लैंग्वेज में 27-28 नंबर ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी पठन कौशल नहीं है? बुनियादी यानी कि फंडामेंटल बोला जा रहा है, जो बिल्कुल बेसिक हो। यानी पठन, देखिए भाषा के 4 कौशल होते हैं। पहला सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना। ये भाषा के 4 कौशल होते हैं और 4 कौशल का अलग अलग बुनियादी कौशल होता है, जिसमें हमसे पठन के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले ये जानिए कि पठन होता क्या है। पठन का मतलब होता है कि पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक वाक्य लिखा गया है, तो मैं इस वाक्य को पढ़ करके अगर इसका अर्थ समझ पा रहा हूँ तो ये कहा जा सकता है कि मेरे अंदर पठन कौशल है। ठीक है, लेकिन ये पठन का ब्रॉड सेंस होता है। हमसे क्या बोला गया? बुनियादी बोला गया, यानी कि बेसिक पठन कौशल कौन सा नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो बेसिक में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। पहला विकल्प दिया गया है डिकोडिंग। मान लीजिए यहां पर एक शब्द मैं लिख रहा हूं, राम। एक शब्द मैंने लिखा राम। ठीक है, तो राम को क्या आप डिकोड कर पा रहे हैं? डिकोड करने का मतलब कि इसका अर्थ प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं। जैसे कि राम कैसे बना हुआ है? तो राम बना हुआ है र प्लस आ की मात्रा प्लस मौ से मिलकर के। ठीक है, तो इसको राम शब्द है, राम एक शब्द है जो कि बना हुआ है इन वर्णों से, यानी कि इसको हमने डिकोड कर दिया वर्णों में और वर्णों के माध्यम से हम इस शब्द को समझ पा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं डिकोडिंग, जो कि बुनियादी पठन कौशल के अंतर्गत आता है। तो हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है कौन सा बुनियादी पठन कौशल नहीं है। दूसरा दिया गया शब्द पहचान। अब देखिए राम शब्द यहां लिखा गया है, राम शब्द लिखा गया है। इसका अर्थ आप तभी जानेंगे जब आप इस शब्द को पहचानेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहां पर एक वस्तु मैं बना रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सी वस्तु है या फिर कौन सा फल है, तो आप तुरंत इसका नाम बताएंगे कि ये एक आम है। आप कैसे जान रहे हैं? क्योंकि इसका एक इमेज जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार आपके माइंड में स्कीमा के तौर पर सेव है और जानते हैं कि इस वस्तु को या फिर इस फल को हम लोग आम के नाम से जानते हैं। इसी को तो बोला जाता है शब्द पहचान। यानी कि जो वस्तु आप देख पा रहे हैं, देख रहे हैं या फिर कहीं पर भी लिखा हुआ देख रहे हैं, वो इस शब्द से इस वस्तु को या फिर इस फल को कोरिलेट कर दिया गया है, यानी कि जोड़ दिया गया है। तभी आप आम शब्द कहीं देखेंगे तो तुरंत आपके माइंड में इस प्रकार से इमेज बन जाता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं शब्द पहचान। तो ये भी बुनियादी पठन कौशल के अंतर्गत आता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। उसके बाद से बात करें पठन शब्द भंडार। पठन शब्द भंडार, देखिए शब्द भंडार को क्या बोलते हैं? वोकैबुलरी बोलते हैं। अब देखिए जब मैं ये बोल रहा हूं कि मेरा नाम नीरज है, मान लीजिए मैंने एक वाक्य यहां लिखा, मेरा नाम नीरज है, तो यहां पर देखिए मेरा शब्द के बारे में आप पहले से जानते हैं, नाम शब्द के बारे में आप पहले से जानते हैं। नीरज एक नाउन है, ये तो आप समझ ही रहे हैं। और ये है क्या है? इस शब्द के बारे में आप पहले से जानते हैं, यानी कि ये शब्द पहले से आपके माइंड में स्टोर है, जिसे हम लोग वोकैबुलरी बोलते हैं। और इसका पूरा अर्थ आप कैसे निकालेंगे? ये अलग अलग शब्दों का पहले से आपके माइंड में स्टोर था, यानी शब्द भंडारित था, और इन्हीं शब्दों को आप अपने माइंड से रिट्रीव करते हैं। यानी कि पढ़ने के दौरान ये प्रत्येक शब्द आपके माइंड में जो सेव होता है, वो आपके माइंड आपका माइंड जो है आपको सिग्नल भेजता है कि ये शब्द का क्या मतलब है, ये शब्द का क्या मतलब है, ये शब्द का क्या मतलब है और ये शब्द का क्या मतलब है। यानी कहीं ना कहीं ये स्टोर होगा, तभी तो आपका माइंड आपको सिग्नल भेज पा रहा है। इसी को बोलते हैं पठन शब्द भंडार। तो ये भी सीधे तौर पर बुनियादी पठन कौशल के अंतर्गत आता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया कौन सा बुनियादी पठन कौशल नहीं है। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा, देखिए रूप विज्ञान। रूप को आप लोग स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। जैसे कि भाषा का, किसी भी भाषा का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि इंग्लिश की मैं बात करूं तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद से मेन वर्ब लिखते हैं, उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि आई एम ईटिंग फूड, यानी कि मैं भोजन कर रहा हूं या फिर मैं खाना खा रहा हूं। तो यहां पर आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। एम क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। ईट
जो है वर्ब है, मेन वर्ब है और उसमें आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, तो ये मेन वर्ब हो गया और ये फूड क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये प्रत्येक भाषा का एक स्ट्रक्चर होता है, प्रत्येक भाषा का एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये बुनियादी पठन कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। चूंकि नहीं आता है और यही हमसे पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षिका छोटे बच्चों को शुरुआती वर्षों में नियंत्रण अथवा प्रोत्साहन के रूप में अपनी भाषा अर्जित करने की योग्य बनाती है और उसी के अनुरूप व्यवहार करने के लिए कहती है। वे कौन से उपागम का अनुगमन यानी कि अनुसरण कर रही है? ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बच्चों को शुरुआती वर्षों में कंट्रोल और प्रोत्साहन देना है ताकि वो अपनी भाषा को अर्जित करने के योग्य बन पाए। ठीक है, तो इसके अनुरूप वो व्यवहार भी कर रही है, यानी जो कुछ भी वो बोल रही है प्रोत्साहन के तौर पर या फिर कंट्रोल करने के तौर पर या फिर जिस भी प्रकार से उस भाषा को सिखाने की कोशिश कर रही है शिक्षिका, उसी के अनुरूप व्यवहार भी कर रही है। और व्यवहार कैसे किया जाएगा? हम व्यवहार कैसे करते हैं? अपने बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से व्यवहार करते हैं। तो जो कुछ भी मौखिक तरीके से बोला जा रहा है उसको अपने बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से कम्युनिकेट करना, इसी को बोलते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। आप लोग प्राइमरी स्कूल में जाएंगे तो देखेंगे कि बच्चों को किस प्रकार से कविता पढ़ाई जाती है, तो वहां पर जो कविता पढ़ाया जाता है उसी प्रकार से एक्टिविटी भी की जाती है बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, यानी कि जो शब्द बोले जा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं अपने बॉडी के लैंग्वेज या फिर अपने चेहरे की भाव भंगिमा के माध्यम से भी कम्युनिकेट करने की कोशिश की जाती है। इसी को बोलते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स यानी कि समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा डैश का एक सामाजिक उपकरण है। तो भाषा के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? भाषा के माध्यम से अपने भावों को दूसरे से कह करके अभिव्यक्त करते हैं। अब भाषा कोई भी हो सकती है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो ये मेरी मौखिक अभिव्यक्ति हो गई। अगर मैं ना बोल करके, अगर आप मेरे जस्ट सामने बैठे रहते, अगर आप मेरे चेहरे को देख रहे होते और मैं फेशियल एक्सप्रेशन से, जैसे आप ऐसे इमेजिन करिए कि मान लीजिए आप कक्षा में बैठे हुए हैं और टीचर कई बार गुस्सा होते हैं तो वो कुछ बिना कुछ बोले केवल अपनी भौहों को ऊपर उठा लेते हैं, आंख के ऊपर जो भौहें होती हैं उसको ऊपर उठा लेते हैं, तो बच्चे समझ जाते हैं कि टीचर गुस्सा में है। यानी कि जो भाषा होती है वो वर्बल यानी मौखिक के अलावा नॉन वर्बल यानी कि बिना बोले भी की जा सकती है। और हमसे यही बोला जा रहा है कि भाषा का एक सामाजिक उपकरण क्या है। तो हम लोग भाषा का यूज क्यों कर रहे हैं? एक दूसरे से अंतःक्रिया करने के संदर्भ में, कम्युनिकेट करने के संदर्भ में, इंटरेक्शन करने के संदर्भ में। क्योंकि जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, आपको ये पढ़ाने के दौरान बातचीत कर रहा हूं, यानी आपसे अंतःक्रिया कर रहा हूं, आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 अंतःक्रिया इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पढ़ते समय विवरण यानी कि डिस्क्रिप्शन, स्थान, किसी पर्टिकुलर स्थान विशेष की बात की जा रही है, नाम, तारीख, समय आदि को खोजना, ये क्या है? तो देखिए, पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया है वैश्विक अवबोधन, तो वैश्विक अवबोधन नहीं होगा, बल्कि पर्टिकुलर किसी स्थान की बात की जा रही है, तो वैश्विक हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष निकालने में क्या होता है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसका पूरा एक तरीके से सार निकालने की बात होती है, तो यहां पर इस प्रकार का कोई भी नहीं दिया गया, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक का निर्वचन, तो ये भी उत्तर नहीं है। एक ही विकल्प बचा, स्थानीय अवबोधन। देखिए, अवबोधन का मतलब समझना, पठन का अर्थ क्या होता है? पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करना, इसीलिए यहां पर अवबोधन आया हुआ है। और चूंकि यहां पर देखिए स्थान विशेष से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां पर स्थानीय आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पढ़ने का आनंद लेने और अवधारणा की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए एक लंबा लेख पढ़ने के लिए कहती है। वे किस प्रकार के अभ्यास करा रही है बच्चों को, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पढ़ने का आनंद बच्चे ले रहे हैं। जब बच्चे किसी काम में आनंद लेते हैं तो उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, क्योंकि वो उसमें रुचि ले रहे होते हैं। इसीलिए वह बच्चों की बेहतर समझ के लिए यानी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए वो लंबा लेख पढ़ने के लिए कहती है, यानी कि विस्तृत पठन ये उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, पहला विकल्प देखिए, साथी पठन की बात की जा रही है, तो साथ पढ़ने का कोई भी यहाँ पर हिंट नहीं दिया गया है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। जिगसॉ पठन की बात की जा रही है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। गहन पठन, देखिए इन दोनों में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। गहन पठन का मतलब होता है डीप रीडिंग। डीप रीडिंग मतलब कि लेख संक्षिप्त ही रहेगा, लेकिन उसको बहुत गहनता से पढ़ा जाएगा, यानी कि बहुत डीप मीनिंग के साथ पढ़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको प्रश्न में ही बोल दिया गया है कि डीप मीनिंग की बात नहीं की जा रही है, लंबा लेख की बात की जा रही है, यानी कि गहन ना होकर के ये विस्तृत होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था,
एक शिक्षक छोटे बच्चों को नए शब्द सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करती है, क्योंकि अब वास्तविक वस्तुओं का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे जब मूर्त अवस्था में अपने परिवेश से देख करके चीज़ों के बारे में सीखते हैं तो उनका अधिगम अर्थपूर्ण होता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि प्राइमरी स्तर के बच्चे को जब अल्फ़ाबेट ABCD या फिर क ख ग घ सिखाया जाता है तो किसी ना किसी चीज से जोड़ करके सिखाया जाता है। जैसे बच्चे को क से कबूतर बताया जाता है। क्यों कबूतर बताया जाता है? क्योंकि बच्चे ने अपने लाइफ में 6 साल का जब बच्चा होगा तब पहली बार कक्षा 1 में जाएगा, प्राइमरी में जाएगा, यानी 6 साल तक कभी ना कभी तो वो कबूतर को उड़ते हुए देखा होगा, यानी कि कबूतर उसके परिवेश का पार्ट हो गया। अब बच्चा जब मूर्त अवस्था में इसको देखा हुआ है तो इससे जब बच्चे को क वर्ण को जोड़ करके बताया जाएगा तो बच्चे के लिए क वर्ण को समझना आसान हो जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से ए फॉर एप्पल बच्चे को बताया जाएगा तो 6 साल की उम्र में कभी ना कभी तो वो एप्पल खाया होगा, यानी मूर्त अवस्था में एप्पल को देखा हुआ है। तो देखी हुई चीज़ों को, वास्तविक चीज़ों को, ये देखना यानी कि क्या है, वास्तविक चीज़ों से जब जोड़ करके बच्चे को बताया जाता है तब उसका अधिगम अर्थपूर्ण होता है। इसलिए इन शब्दों को, इन वर्णों को किसी ना किसी वस्तु से जोड़ करके बताने की बात एनसीएफ करता है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए पहला विकल्प दिया गया, यह शब्दों की सही वर्तनी के शिक्षण में मदद करता है। तो यहां पर वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग। तो यहां पर स्पेलिंग की बात नहीं है, बल्कि मूर्त अवस्था में जब बच्चे वास्तविक चीजों को देखते हैं तब उससे जोड़ करके शब्दों को सीखना उनके लिए आसान होता है। यहां पर वर्तनी की बात नहीं होती है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, हम शब्द भंडार का शिक्षण केवल वास्तविक वस्तुओं से ही कर सकते हैं। केवल एकमात्र एक ही पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये जितने भी वर्ड होते हैं किसी भी विकल्प में अगर आपको दिख जाए और अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है तो ये उत्तर कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये केवल एकमात्र एक ही पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं पूरे विकल्प को ही निगेटिव कर देते हैं। तीसरा देखिए, छोटे बच्चे अमूर्त चिंतन के योग्य नहीं होते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं निगेटिव है, क्योंकि कोई भी एक ऐसा विकल्प जो कि बच्चे की योग्यता पर सवाल करे वो हमेशा निगेटिव होगा। कोई भी एक ऐसा विकल्प जो कि बच्चे की योग्यता के ऊपर सवाल करे वो हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, यह शिक्षार्थियों को शब्द और वस्तुओं के बीच संबंध जोड़ने में मदद करता है जो वे अपने वास्तविक जीवन में देखते हैं। यही बात मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। एनसीएफ यही कहता है कि जब बच्चे के परिवेश से जोड़ करके आप चीज़ों को बताएंगे तो बच्चा उससे संबंध स्थापित कर लेता है और चीज़ों को जल्दी सीखता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जब एक शिक्षार्थी को नई भाषा सिखाते हैं लेकिन वह उसे बोलता नहीं है, इस अवधि को क्या कहते हैं? तो देखेंगे आप, जब बच्चे को लैंग्वेज सिखाया जाता है, चाहे बच्चा लैंग्वेज अर्जित ही क्यों ना कर रहा हो, तो कई बार जब बच्चे एकदम छोटे रहते हैं तो देखिएगा आप उनके सामने बोलेंगे कुछ भी तो वो बोलने की बहुत कोशिश करता है, अपना मुंह उस हिसाब से करने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज़ उसके मुख से नहीं निकल पाती है। तो वही अवस्था हमसे पूछा जा रहा है कि भाषा सिखाने की वह अवधि जब बच्चा कुछ भी नहीं बोल पाता उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसे देखिए, पहला दिया गया वाक उदीयमान। उदीयमान का मतलब होता है उभरना, यानी कि जो चीज शुरुआत है और धीरे धीरे उभर रही है। वाक मीन्स बोलना, तो अभी तो बच्चा बोल ही नहीं पा रहा है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। चौथा देखिए, उदीयमान मतलब कि उभरना, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। प्रारंभिक उत्पादन, उत्पादन का मतलब होता है कोई भी चीज जो प्रत्यक्ष तौर पर आपके सामने दिख रही हो। अब बच्चा अगर बोल लेता तब प्रत्यक्ष तौर पर वो दिख पाता कि हाँ ये बच्चा बोल रहा है, लेकिन अभी बच्चा बोल ही नहीं रहा है तो इसको उत्पादन नहीं बोल सकते। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, मूक, यानी कि बिल्कुल शांत। अब बच्चा बोल नहीं रहा है तो बिल्कुल शांत ही रहेगा, मूक रहेगा, इसलिए साइलेंट रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहां पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जो भी मेरे द्वारा उत्तर बताया जा रहा है, चाहे इस वीडियो में या फिर किसी भी सीटेट के वीडियो में, वह पूरी तरीके से सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल रिवाइज्ड आंसर की से सर्टिफाइड है, तो आप आंख बंद करके इस पे पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक प्रभावी भाषा शिक्षक क्या करेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, पूरी तरह से प्रस्तावित पुस्तक पर निर्भर करेगा। देखिए एकमात्र केवल यही पूर्ण रूप से, मैंने आपको क्या बताया, पूर्ण रूप से, यही तो है पूरी तरह से, यानी कि पूरी तरीके से किसी पर डिपेंडेंट हो जाना, उसके सेंस में आना। तो ये जहां पर भी ये वर्ड दिखते हैं वो हमेशा विकल्प को निगेटिव कर देगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि शिक्षक पूरी तरीके से बच्चे को किताब पर निर्भर कर देगा, जबकि एनसीएफ क्या कहता है कि किताबी ज्ञान से बच्चे को निकाल करके उसके वास्तविक जीवन से जोड़ने की बात करता है। क्योंकि केवल जीवन बच्चे का विद्यालय नहीं है, विद्यालय में बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल तक रहेगा? 18 साल की एज में वो अपना इंटरमीडिएट पास कर लेगा, उसके बाद से ज़्यादा वो जब पढ़ाई करेगा तो 22 साल 21 साल तक वो पढ़ाई करेगा, उसके बाद अपना जीवन वो
वास्तविक जीवन ही तो जिएगा। यानी कि विद्यालय इंपॉर्टेंट नहीं है, किताब इंपॉर्टेंट नहीं है। शिक्षा का जो उच्चतम स्तर होता है वो ये होता है कि बच्चे जो कुछ भी औपचारिक तरीके से सीख रहे हैं उसको दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर पाए। तो यहां पर किताबी ज्ञान पर जो निर्भर करने की बात करेगा वो हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि एनसीएफ ये कहता है कि बच्चे के स्कूली जीवन को उसके बाहरी जीवन से जोड़िए, ना कि किताब पर केवल डिपेंड करिए। तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करते हुए प्रश्न पत्र का निर्माण करेगा। केवल एकमात्र एक ही पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, जितने भी वर्ड होते हैं पूरे विकल्प को निगेटिव कर देते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, बच्चों को पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर याद करवाएगा। रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये जितने भी वर्ड हैं सब हमेशा निगेटिव होते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब एक ही विकल्प केवल बचा, पाठ्य वस्तु के साथ साथ अन्य संसाधनों का प्रयोग करेगा। देखिए एनसीएफ ने क्या बोला था कि विद्यालयी जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ने के लिए। अब यहां पर देखिए पाठ्य पुस्तक क्या है, विद्यालय जीवन का पार्ट है, और साथ साथ अन्य संसाधन। अन्य संसाधन में क्या क्या आ सकते हैं, बच्चे का परिवेश आ सकता है, उसके समुदाय के लोग आ सकते हैं। यानी कि ये स्कूली जीवन के साथ साथ बच्चे के परिवेश को भी जोड़ने की बात कर रहा है। एनसीएफ के अनुसार ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षक शिक्षार्थियों के भाषा कार्यों को एक फोल्डर में रखते हैं और बाद में उसे शिक्षार्थी की भाषा उपलब्धि के आकलन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आकलन की यह रणनीति क्या कहलाती है। देखिए जो बच्चे का यहाँ पर फोल्डर तैयार किया जा रहा है भाषा से संबंधित, तो ये क्या किस प्रकार का कार्य है, ये संज्ञानात्मक कार्य है। और संज्ञानात्मक मतलब क्या हो गया कि जो बच्चे की समझ से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, यानी कि उसके अधिगम से जुड़ा हुआ है। तो कोई भी एक ऐसा फोल्डर जो कि बच्चे के अधिगम यानी कि शैक्षणिक प्रगति की बात करेगा वो हमेशा पोर्टफोलियो से जुड़ा होगा। और कोई भी एक ऐसा फोल्डर या फिर रिकॉर्ड जो कि बच्चे के व्यवहार की बात करेगा वो हमेशा एनेक्डोटल हो जाएगा। ठीक है, एनेक्डोटल को हम लोग उपख्यानात्मक अभिलेख बोलते हैं। तो यहां पर चूंकि फोल्डर किससे जुड़ा हुआ है, बच्चे के संज्ञान से जुड़ा हुआ है, उसके शैक्षणिक उपलब्धि से जुड़ा हुआ है। देखिए भाषा उपलब्धि की बात की जा रही है, भाषा किसका पार्ट है, शैक्षणिक उपलब्धि का पार्ट है। ठीक है, तो शैक्षणिक उपलब्धि से जुड़ा हुआ कोई भी फोल्डर या फिर एक तरीके से अभिलेख, वो क्या बोला जाएगा, उसे हम लोग पोर्टफोलियो बोलेंगे। तो देखिए इस पोर्टफोलियो के माध्यम से वो आकलन करेगा। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निदानात्मक तो होगा नहीं, क्योंकि निदानात्मक में क्या होता है, बच्चों की समस्या के बारे में केवल हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। योगात्मक आकलन क्या होता है, जो सत्र के अंत में, जिसे आप लोग समेटिव असेसमेंट बोलते हैं, वो योगात्मक आकलन होता है। तो योगात्मक आकलन तो होगा नहीं, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। और उपख्यानात्मक मैंने आपको बता दिया कि बच्चे के व्यवहार की बात करेगा। एक ही विकल्प केवल बचा ही आपका पोर्टफोलियो आकलन, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, लक्ष्य भाषा यानी कि टारगेट लैंग्वेज सीखने में शिक्षार्थी की मातृभाषा यानी कि मदर टंग, उसका जो मातृभाषा है, जो फर्स्ट लैंग्वेज है, उसकी बात की जा रही है, कि हस्तक्षेप की अनुमति ना होने वाली शिक्षण पद्धति को क्या कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, बच्चे के लिए टारगेट लैंग्वेज मान लीजिए इंग्लिश है, तो इंग्लिश सिखाने के लिए जो बच्चे की मातृभाषा यानी फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि मदर टंग मान लीजिए उसकी हिंदी हो सकती है, तो हिंदी का प्रयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं, हिंदी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंग्लिश सिखाने के लिए इंग्लिश में ही कम्युनिकेट किया जा रहा है। तो ये क्या होता है, डायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, बच्चे को जो टारगेट लैंग्वेज सिखाना होता है उसी में उसको पूरा इन्वायरमेंट दे दिया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि सीबीएसई बोर्ड के बालक बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। क्यों सीख जाते हैं, क्योंकि वहां पर उनको टारगेट लैंग्वेज जो कि इंग्लिश है उसी का इन्वायरमेंट दे दिया जाता है कि बच्चे टूटी फूटी सही, गलत ही सही, सही जो भी उनको बोलना है वो कम्युनिकेट इंग्लिश में ही करेंगे। वहां पर टीचर भी इंग्लिश में बोलते हैं, बच्चे भी इंग्लिश में बोलते हैं। लेकिन स्टेट बोर्ड में आप देखेंगे, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी बोर्ड होते हैं, वहां पर ये इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, इसीलिए बच्चे टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये क्या होता है, मदर टंग का यूज ना करना, ये कौन सी पद्धति होती है, ये डायरेक्ट पद्धति होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष पद्धति। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। बाकी विकल्पों की अगर बात करें तो देखिए स्थिति परक की पद्धति की बात की जा रही है। स्थिति परक मतलब कि स्थिति के अनुसार, तो यहां पर स्थिति के अनुसार तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि टारगेट लैंग्वेज जो है वो हमेशा उसी में कम्युनिकेट करने की बात की जा रही है। स्थिति परक तो तब होता है ना कि सिचुएशन के हिसाब से कभी इंग्लिश बोला जाता, कभी हिंदी बोला जाता, तो इस प्रकार से तो हो नहीं रहा है। यहां पर तो हिंदी को तो बिल्कुल यूज ही नहीं करना है, अनुमति ही नहीं दी गई है, तो स्थिति परक होगा नहीं। द्विभाषिक तो तब होगा ना जब दो भाषा की बात आएगी। यहां पर मदर टंग की भाषा की बात ही नहीं हो रही है, तो केवल एक ही लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज यानी इंग्लिश है, तो द्विभाषी भी नहीं होगा। व्याकरण अनुवाद विधि कब होता है, जब इंग्लिश के कठिन वर्डों को
बच्चे के मदर टंग यानी हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, तो यहाँ पर भी हिंदी का यूज किया ही नहीं जा रहा, तो ये भी नहीं होगा। अब केवल एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 1 डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष पद्धति, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अधोगामी उपागम पर आधारित नहीं है। अधोगामी उपागम क्या होता है? अधोगामी यानी ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि पूर्ण से अंश की तरफ होगा। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया है कि शिक्षार्थी भाषा के अर्थ को जानने के लिए पूर्व ज्ञान का उपयोग करते हैं। देखिए, अर्थ को जानना यानी पूरा थीम जानना, ये संपूर्ण उसका हो गया, और अपने पूर्व ज्ञान ये उसका अंश हो गया, उसका इस्तेमाल करना, यानी ये पूर्ण से अंश की ओर है, यानी ये अधोगामी उपागम पर आधारित है। तो हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था कौन सा नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा दिया गया है, शिक्षार्थी जब पढ़ता है या सुनता है तो वह यह अनुमान लगाता है कि आगे क्या होने वाला है। हम लोग अनुमान कब लगा पाते हैं? जब हम पूरे चीज को, थीम को समझ रहे होते हैं। जैसे कि आप लोग मान लीजिए कोई मूवी देख रहे हैं, तो आप देखते देखते ये चीज़ें समझ जाते हैं कि हाँ इसमें विलन कौन है, हीरो कौन है, और विलन ने हीरो के माता पिता का बचपन में उनका एक तरीके से हत्या कर दिया था, उसके बाद से हीरो जाकर के बदला लेता है। तो ये पुराना पैटर्न था जो कि पुरानी मूवी इसमें चलती रहती थी, यानी कि आप पहले से ही अंदाजा लगा लेते थे कि आगे मूवी में क्या होने वाली है, यानी कि आपको थीम पता चल गया है। थीम उसका क्या है? थीम ही तो उसका एक तरीके से पूर्ण है, और उसके बाद से किस प्रकार से एक्शन हो रहा है वो उसका क्या है? अंश है। यानी थीम आपको पता है कि लास्ट में क्या होगा, लास्ट में हीरो जाकर के जो विलन है उसको मार देगा, यही सब तो होता है। तो थीम तो हमें पता है, यानी संपूर्ण पता है, उसके अंश की ओर जाने की बात कर रहा है, यानी कि आगे क्या होने वाला है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, ये अधोगामी सिद्धांत पर आधारित है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चलिए चौथा विकल्प देखिए, शिक्षार्थी कविता या कहानी शुरू करते हैं और फिर अक्षर पर आते हैं। तो देखिए, कहानी या फिर कविता ये संपूर्ण हो गया, और अक्षर क्या है? उसका एक पार्ट हो गया। ठीक है, यानी ये भी पूर्ण से अंश की ओर बात कर रहा है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, शिक्षार्थी एकल शब्द या पद पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाषा को समझते हैं। अब एकल शब्द, शब्द बाई शब्द से लेकर के पूरे थीम तक पहुंचना, तो ये क्या है? ये नीचे से ऊपर चलने की बात कर रहा है। और अधोगामी क्या होता है? अधोगामी ऊपर से नीचे होता है, लेकिन यहां पर शब्द से फिर थीम की ओर जाने की बात कर रहा है, यानी ये नीचे से ऊपर जाने की बात कर रहा है, इसलिए ये अधोगामी उपागम पर आधारित नहीं होगा। और यही हमसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उपचारात्मक शिक्षण क्या है? उपचारात्मक शिक्षण को हम लोग रेमेडियल टीचिंग के नाम से जानते हैं। तो किसी भी अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चे को आ रही समस्याओं को सबसे पहले पहचान किया जाता है, जिसे हम लोग नैदानिक परीक्षण बोलते हैं, यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट से हमें बस इतना पता चलता है कि बच्चे को कहाँ पर दिक्कत आ रही है। अब उन दिक्कतों को दूर करने के लिए हम लोग उसका रेमेडियल टीचिंग करते हैं, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया, नई भाषा गतिविधि से परिचित कराना। तो ये केवल परिचित कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि जो चीजें बच्चे पढ़ चुके हैं उसमें जो समस्या आ रही है उस समस्या को दूर करने के लिए कोशिश किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण में। ठीक है, तीसरा देखिए, कक्षा में सजातीयता को बनाए रखना। तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। गलत रूप से समझी गई अवधारणा को सही करना, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ही विकल्प बचा, देखिए, शिक्षार्थी के सीखने में आने वाली रिक्तियों को भरना। आने वाली रिक्ति यानी कि बच्चों को आ रही समस्याओं की बात की जा रही है। अब उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो टीचिंग किया जाता है उसी को बोला जाता है उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि रेमेडियल टीचिंग। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सीखने की वह अक्षमता जो हमारे पढ़ने, निर्वचन करने और अक्षरों, शब्दों और संकेतों को समझने की योग्यता को प्रभावित करती है, क्या कहलाती है? तो देखिए, पढ़ने में अक्षमता बोला जा रहा है, तो पढ़ने में अक्षमता को क्या बोला जाता है? डिसलेक्सिया बोला जाता है। ठीक है, और पठन का मतलब क्या होता है? कि पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना, यानी कि जब बच्चा पढ़ करके नहीं समझ पा रहा है तो जाहिर सी बात है उन शब्दों को, संकेतों को समझने में भी वो कहीं ना कहीं उसकी योग्यता प्रभावित होगी। यानी ये सीधे तौर पर पढ़ने में अक्षमता है, और पढ़ने में अक्षमता को क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश में आता है? प्रिंट समृद्ध परिवेश, जिसे हम लोग प्रिंट रिच इन्वायरमेंट बोलते हैं। जैसे कि आप प्राइमरी स्कूल में जाएंगे, चाहे सरकारी में चले जाइए या फिर प्राइवेट में, आप देखेंगे कि दीवालों पर विभिन्न प्रकार के कार्टून्स बने होते हैं, विभिन्न प्रकार के अल्फाबेट लिखे गए रहते हैं, विभिन्न प्रकार के पोस्टर्स बने होते हैं, सीनरी बनी होती है, चित्र बने होते हैं। ये क्यों होता है? ताकि बच्चे जब विद्यालय में प्रवेश करें तो जो इन्वायरमेंट है वो भी उनसे कम्युनिकेट करे और कुछ नया सिखाने की कोशिश करे। अब बच्चा जब अपने स्कूल में प्रवेश करेगा और वहाँ पर देखेगा कि ए अल्फ़ाबेट लिखा गया है और उसके आगे एक एप्पल का चित्र बना हुआ है, तो बच्चा इसे क्या समझेगा कि एप्पल जो कि वो
परिवेश में पहले से जानता है, कभी ना कभी तो एप्पल खाया होगा 6 साल तक, तो जब वो पहली बार विद्यालय गया तो भी वो एप्पल को देखते हुए ये नए शब्दों को कम से कम देख करके वो सीख रहा है। यानी कि प्रिंट रिच परिवेश क्या बोलते हैं, एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे अपने परिवेश से भी सीखते हैं जो मूर्त अवस्था में देखते हैं। अब यहाँ पर जब उसके दीवार पर प्रिंट करके ए अल्फाबेट और उसके आगे एक सेब का चित्र बना था, तो कहीं ना कहीं वो दीवार बच्चे को सिखाने के लिए प्रेरित कर रहा है, सीखने के लिए प्रेरित कर रहा है कि इस एप्पल से वो इस अल्फाबेट ए को कोरिलेट कर पाएगा, उससे जोड़ करके समझ पाएगा। ठीक है, तो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट क्या करता है, बच्चों को सीखने में मदद करता है, नई चीज़ों को सीखने में मदद करता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या आता है, दीवार पर जो पोस्टर्स बने होते हैं, इसके अलावा कक्षा में विभिन्न प्रकार के चार्ट्स जो लगाए गए रहते हैं। ठीक है, ये सभी कार्य जो होते हैं वो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि टीवी, कंप्यूटर, स्मार्टफोन आदि, तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये नहीं आता है, बल्कि दीवारों पर बने पोस्टर्स और पेंटिंग्स और ये सभी चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये गलत हो गया। तीसरा देखिए, कक्षा पुस्तकालय की अलमारियों में रखी हुई पुस्तकें, तो ये भी नहीं होगा। परिवेश में साइन बोर्ड, प्ले कार्ड्स, लेबल्स, रैपर्स आदि, तो ये भी नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, कक्षा में प्रदर्शित चार्ट। देखिए, कक्षा में जो दीवार पर चार्ट पेपर लगा होता है उस पर कुछ फिगर्स बने हुए हैं जो कि बच्चे को सीखने में मदद कर रहे हैं। इसके अलावा पोस्टर्स, कक्षा के प्रदत्त कार्य, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही प्रिंट रिच इन्वायरमेंट परिवेश में आता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी वे हैं जो, प्रथम पीढ़ी कहने का मतलब कि अपने परिवार से पहली बार अगर कोई बालक स्कूल जा रहा है, जैसे कि उस परिवार में माता पिता भी होंगे, दादा दादी भी होंगे, लेकिन वो आज तक स्कूल गए ही नहीं है, अगर वो लड़का पहली बार विद्यालय जा रहा है तो वो प्रथम पीढ़ी का शिक्षार्थी बोला जाएगा। ठीक है, यानी अपने पीढ़ी से, अपने परिवार से पहली बार विद्यालय जाने वाला ही प्रथम पीढ़ी का शिक्षार्थी बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प दिया गया, विद्यालय में पहली बार भाषा सीख रहे हैं, तो ये गलत है। विद्यालय तैयारी कार्यक्रम का हिस्सा ले रहे हैं, तो ये भी गलत है। दाखिला लेने के लिए विद्यालय में पहली बार आए हैं, तो ये भी गलत है। अपने परिवार में सबसे पहले विद्यालय गए हैं, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट 2022-23 के सभी शिफ्टों के सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा जो इससे पहले ऑनलाइन परीक्षा हुई थी सीटेट 2021-22, उन सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।